अब देखो लास्ट टाइम हम लोग कहाँ तक हो गए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोर थियरी तक हो गए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। अब बट वेव मैकेनिकल मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, पहले वो समझेंगे। बोर थियरी के कुछ लिमिटेशन थे, हम लोगों ने बोर थियरी के लिमिटेशन लिखे हैं क्या, नहीं लिखे है, ठीक है। तो लिखो लिमिटेशन ऑफ बोर थियरी। हेडिंग जब तक मैं नहीं लिखता तब तक तुम लोग भी मत लिखा करोगे, मतलब मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ तुम लोगों को आज क्या पढ़ने वाले क्या नहीं, वैसा, ठीक है। ओके, तो लिमिटेशन ऑफ बोर थियरी, लिमिटेशन ऑफ बोर थियरी। सबसे पहला लिमिटेशन तुम लोगों को पता है कौन सा है, एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली, ठीक है, बताया था, एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली। पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली। पॉइंट नंबर 2, could not explain डी ब्रॉगलीज, स्पेलिंग लिख रहा हूं, could not explain डी Broglie's hypothesis, could not explain डी Broglie's hypothesis and Heisenberg's uncertainty principle, ठीक है, could not explain डी Broglie's hypothesis and Heisenberg's uncertainty principle। ये क्या है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, could not explain Zeeman effect, could not explain Zeeman and Stark effect, Stark, ठीक है, could not explain Zeeman and Stark effect, could not explain Zeeman and Stark effect, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब जैसे हम लोगों ने इसके टाइम पे लिखा था, क्या वो रदरफोर्ड के टाइम पे, कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसलिए हम लोग पढ़ नहीं पा रहे थे। अभी वैसे ही हम लोग पहले मतलब पढ़ेंगे एंड उसके बाद ये सब क्या है वो देख लेंगे, ठीक है। मतलब सो लेट अस स्टार्ट विद डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो तुम लोगों को पहला लिमिटेशन समझ में आ रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विथ सेकंड, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, ठीक है। चैप्टर का नाम लिखना ही भूल गए। चलो लिखो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। अब देखो भाई, एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला लाइट एक पार्टिकल है, कौन थे वो, न्यूटन थे, कौन थे, न्यूटन। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला लाइट एक वेव है, वो कौन थे, यंग, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर बाद में तीसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला लाइट पॉसेस ड्यूअल नेचर, कौन थे, आइंस्टाइन, बराबर। लाइट पॉसेस ड्यूअल नेचर, वन इज मैटर मतलब पार्टिकल, सेकंड वन इज वेव, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही डी ब्रॉगली आए, उन्होंने हम लोगों को बोला मैटर पॉसेस ड्यूअल नेचर, ठीक है। तो इनका हाइपोथेसिस किसके बेस्ड ऑन है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। सो इन्होंने बोला मैटर विल पोजेस ड्यूअल नेचर, नंबर 1 पार्टिकल एंड नंबर 2 दूसरा कौन सा नेचर रहता है, वेव, समझ में आ रहा है। तो लोगों ने ऐसे इनका मतलब सुना एंड बोला चल बात कुछ भी ऐसे देखा कभी, मतलब ऐसे कोई पार्टिकल मैटर ऐसे अचानक से ऐसे वेव में चला गया, नहीं ना, ऐसे मतलब कोई ऐसे बॉल हम लोगों ने थ्रो किया और सीधे लाइन में जाने के बदले ऐसे 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 जा रहा है, ऐसे देखा है कभी, होता है क्या, नहीं होता, बराबर, ठीक है। ऐसे रास्ते से कुत्ता भाग रहा है पार्टिकल है, देखो आगे, मतलब हम लोग सारे के सारे पार्टिकल्स के बने हुए हैं ना भाई, अचानक से ऐसे सांप जैसा ऐसे होने लग गया, ऐसे होता है क्या भाई, नहीं होता, बराबर। तो जनरली हम लोगों ने देखा है कि मैटर जो है
वो कौन सा नेचर पोजेस करता है? पार्टिकल, ठीक है। बट इन्होंने नया कौन सा नेचर दिया? वेव। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इनके ऊपर कोई विश्वास कर रहा नहीं था, ठीक है। फिर बाद में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था आइंस्टाइन, ठीक है। उन्होंने बोला कि एक बार सुन के तो देखो क्या बोल रहा है, ठीक है, लेट हिम एक्सप्लेन कि मतलब उसको क्या बोलना है, ठीक है। ये एक्चुअल में हुआ है वे सब कुछ, ठीक है। तो आइंस्टाइन हर जगह पे अपनी नाक घुसेड़ता था। अब देखो तो इन्होंने क्या बोला, ध्यान देंगे। डी ब्रॉगली ने, हाँ अगेन इनके डेरिवेशन जो है वो बहुत ऐसे लंबी चौड़ी है, ठीक है, ऐसे सिंपल नहीं है। हम लोग जो देख रहे हैं वो थोड़ी सी सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है, जो कि रॉन्ग है थोड़ी बहुत, ठीक है, बट अपने को उतना ही पढ़ना है, ठीक है। जब तुम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे एक्चुअल में तो तुम लोगों को प्रॉपर डेरिवेशन भी पढ़ाई जाएगी। अभी के लिए अपने को नहीं देखना, ध्यान देंगे। तो उन्होंने बोला पार्टिकल एंड वेव, ठीक है, ध्यान देंगे। किसी एक पार्टिकल की अगर मुझे एनर्जी काउंट करनी है तो पार्टिकल की एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास एक बहुत फेमस इक्वेशन है, E इक्वल टू mc²। समझ में आ रहा है? वेयर m इज मास, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड एनर्जी possessed by that particle, E is energy possessed by that particle। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। एंड अगर मुझे किसी वेव की एनर्जी निकालनी है तो मेरे पास एक दूसरा फॉर्मूला है, क्या है? एनर्जी इज इक्वल टू, हाँ, hc बाय, अरे सुना है क्या ऐसा कुछ? तो अगर पार्टिकल नेचर है तो E इज इक्वल टू mc², अगर वेव नेचर है तो hc बाय लैम्बडा। समझ में आ रहा है? ओके। अब ये दोनों एनर्जी की इक्वेशंस है, तो दोनों इक्वेशंस को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैंने इक्वेट किया तो मुझे मिलता है mc² इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा, ठीक है, इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा। सो लैम्बडा इज इक्वल टू hc बाय mc²। क्या कैंसिल आउट होगा? c कैंसिल आउट होगा एंड अपने को क्या मिलेगा? लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय mc बराबर है h बाय mc। अगेन c is velocity of light, so this equation is only applicable for light particle। light particle को हम लोग क्या बोलते हैं? सुना है ना भैया? तो this equation is only applicable for photons। यही सेम इक्वेशन डी ब्रॉगली ने किसके लिए चिपका दी? पार्टिकल्स के लिए। समझ में आ रहा है? मतलब मैं या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन नहीं, प्रोटॉन, ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स को चिपका दी। सो लैम्बडा ऑफ अ पार्टिकल बिकम्स h बाय, बट किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी c रहती है क्या? नहीं, वो c से कम रहती है। तो किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? v। अगेन इन्होंने पूरी डेरिवेशन दी है अलग से। समझ में आ रहा है? जो कि हम लोगों के सिलेबस में है क्या, तो हम लोग इसको इसमें डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं कि भाई पार्टिकल के लिए ऐसी इक्वेशन उन्होंने भी डिराइव करके दी हुई है। गेटिंग इट? ठीक है, ओके। सो दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर पार्टिकल। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। अब फिर लोगों ने इनको पूछा, मतलब आइंस्टाइन ने बोला कि भाई इसको क्या बोलने, वो एक बार पूछ लो, ठीक है। सो ये सब प्रैक्टिकली है कि ये थ्योरेटिकली है? अभी के लिए थ्योरेटिकली है। समझ में दिख रहा है ना, एकदम थियरी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो लोगों ने बोला कि अगर मुझे ये प्रैक्टिकली प्रूव करना है तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब किसी भी साइंटिस्ट ने अगर कुछ ऐसे हवा में से निकाल के कुछ दे दिया, ठीक है, तो लोग उनको पूछते कि भाई अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो मैं कैसे करूँ? अगर उनका जस्टिफिकेशन सही लगा तो थियरी एक्सेप्ट होती है, फिर बाद में लोग ट्राई करते हैं कि भाई ऐसा एक्चुअल में होता है क्या, ठीक है। सो इनको पूछा गया कि अगर इसको मुझे प्रूव करना है तो मैं कैसे करूं? इन्होंने बोले एक काम करो, कोई एक क्रिस्टल लो। क्रिस्टल समझ में आता है? क्रिस्टल, ठीक है। इन्होंने कुछ अलग एग्जांपल दिया होगा, अभी मैं तुम लोगों को सिंप्लीफाइड वर्जन बता रहा हूं। एक क्रिस्टल लो, NaCl, MgCl2, कुछ भी। समझ में आ रहे? एक टाइम था जब हम लोगों को ना ये दिखता था कि NaCl इज क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टल्स देखे ना तुम लोगों ने, एकदम मस्त सुंदर सुंदर दिखते हैं। तो हम लोगों को समझ में आता था कि देयर इज अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन इट। समझ में आ रहा है? बट हमारे पास कुछ प्रूफ था क्या? नहीं। देखो भाई, अमॉर्फस क्रिस्टलाइन ये तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा है,
उसका कभी प्रूफ मांगा है क्या कि भाई ये क्रिस्टलाइन है तो क्यों है? इसका हमारे पास तब तक कुछ प्रूफ नहीं था, हम लोग दिखते हैं इसलिए हम लोग बोलते थे, समझ में आ रहा है? तो उन्होंने बोला कि क्रिस्टल लो, अगर एक्चुअल में उसमें अरेंजमेंट एकदम मस्त ऐसे है, ये समझ में आ रहा है? ये लाइंस में जो मार रहा हूँ किसकी लाइंस है? एटम्स या फिर आयंस की, समझ में आ रहा है? यहाँ पे ऐसे एटम्स अरेंज्ड है जिसकी वजह से वो लेयर्स बनते जा रहे हैं, किसके? क्रिस्टल के, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि फिर बाद में इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फेंक के मारो, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स, लेट अस से कि मैंने ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन फेंक के मारे, अब कोई पार्टिकल ऐसे जाके जब टकराता है तो क्या होता है? बाउंस होता है, बराबर है कि नहीं? बट उसी बदले अगर कोई वेव जाके टकराती है वो भी बाउंस होती है, बाय द वे। मतलब इधर डाइफ्रैक्शन नाम की एक चीज होती है, रिफ्लेक्शन नहीं, डाइफ्रैक्शन अलग है कुछ, तो फिजिक्स में पढ़ोगे। अभी के लिए हम लोग रिफ्लेक्शन बोलेंगे, अपने को उतना फिजिक्स अभी आता। यस, थैंक यू। तो अब ये ऐसे वेव आई, दिख रही है वेव आते हुए, एंड फिर बाद में क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई। ये समझ में आ रहा है? जो थोड़ा सेम एंगल नहीं बन पाया, ठीक है, थोड़ा सा 19-20 हो गया, ठीक है। अब वापस बनाते, रुको, मुझे मजा नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, मतलब गुड इनफ। अब ध्यान देंगे बे। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने एक ही मोमेंट पे यहां पे से छोड़े, ठीक है, तो ऑब्वियस है ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे सेम टू सेम ऐसे जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं? इन फेज या आउट ऑफ फेज? दिख रहे हो दोनों ऐसे ऊपर एक साथ जा रहे हैं, दोनों ऐसे। अगेन ये हाइपोथेटिकली उन्होंने सजेस्ट किया था, व्हाट ही वाज सेइंग दैट पार्टिकल कैन पोजेस व्हिच नेचर? वेव नेचर। तो उन्होंने इतना इमेजिन किया था कि अगर मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ डाले तो दोनों एक ही टाइम पे ऐसे जाएंगे वेव की तरह। अब दोनों वेव्स जब इन फेज रहती है उसे क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? समझ पा रहे हो? बट नाउ व्हाट हैपन, यहां पर ये इधर तक मस्त आए, ध्यान दो बे, इधर तक ये एक साथ आए, बट अभी ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, समझ पा रहे हो? पक्का? अगर तुम लोगों ने इसका एंगल ऐसे सेट किया, ये उन्होंने बोला था, अगर तुम लोगों ने इसका एंगल ऐसा सेट किया कि इसकी पूरी वेव यहां पे ऐसे आई, मतलब ये डिस्टेंस कितना है बे? इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लैम्बडा। दिख रहा है क्या? एंड मतलब यहां पे जो इंसिडेंट एंगल है ऐसा रखा जाए कि बीच की जो गैप, एक्स्ट्रा पाथ लेंथ जो ये ट्रैवल कर रही है, दिख रही है क्या एक्स्ट्रा की पाथ लेंथ कितनी ट्रैवल कर रही है? वो अगर एग्जैक्ट लैम्बडा है, वो अगर एग्जैक्ट लैम्बडा है, तो वापस जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स आएंगी वो दोनों कैसे रहेंगी बे? इन फेज दिख पा रही है, इन फेज है, ये ऊपर दोनों एक ही टाइम पे जा रही है अभी, समझ पा रहे हो? अब यहां पे अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ चेंज करूं, मतलब मैं एंगल अगर चेंज कर दूं, एंगल अगर मैंने ऐसे इस तरफ कम किया तो इधर की पाथ लेंथ बढ़ेगी, अगर मैंने ऊपर की तरफ एंगल बढ़ाया तो पाथ लेंथ डिक्रीज होगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसी एक स्पेसिफिक एंगल पे ही दिखेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ पा रहे हो? पक्का? ये तुम लोगों को फिजिक्स में पूरा आराम से पढ़ना है, ठीक है, बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। तो तुम लोग एक किसी एंगल से स्टार्ट करो, दूसरे तरफ तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी कुछ तो मिलेगी, कुछ तो, क्योंकि कोई ना कोई तो इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा ना बे। एक बाद में एंगल ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, एक कोई स्पेसिफिक एंगल आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? नहीं समझ में आ रहा है? मैक्सिमम देखो वापस, जब ये ऐसे नीचे है तो पाथ लेंथ इधर, ये एक्स्ट्रा की जो लेंथ रहेगी, ये री को देखो बे, इधर से अगर मैं जाऊंगा तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना बे इधर, समझ पा रहे हो? तो अगर इसको ज्यादा डिस्टेंस, देख डिस्टेंस कितना ट्रैवल एक्स्ट्रा करना है, एग्जैक्ट इसके वेवलेंथ जितना, तब जाके वो सेम टू सेम बाहर निकलेगा। अगर इसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा क्या? समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा तो मतलब डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा है मतलब डिस्ट्रक्टिव होगा ना बे। तो सामने की तरफ इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा दिखेगी या कम दिखेगी? कम दिखेगी। फिर एंगल चेंज करते करते जाओ, एक कोई एंगल आएगा जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फिर एंगल इंटेंसिटी हो जाएगी ज्यादा, फिर वापस एंगल बढ़ाते जाओ, इंटेंसिटी वापस होते जाएगी। अगर ये पैटर्न दिखा
तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन पजेस विच नेचर, समझ में आ रहा है। अगेन देख बे, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, ये हम लोगों को पता है, हर चीज पार्टिकल ही रहते जनरली, बट वेव नेचर कुछ उन्होंने नया बताया था, समझ में आ रहा है। फिर बाद में लोगों ने ये करके देखा, ये करके देखने के बाद ये एक्चुअल में हुआ, समझ में आ रहा है। एंड इसके ऊपर फिर बाद में हम लोगों ने बोला कि भाई ये थियरी क्या है, करेक्ट है। आज के तारीख में ना हम लोग एक एक्सआरडी एनालिसिस करके कुछ करते हैं, ठीक है, एक्सरे डायफ्रैक्शनल स्टडीज, पूरी की पूरी इसके ऊपर बेस्ड ऑन रहती है, ठीक है। एंड हम लोगों ने जो क्रिस्टलाइन नेचर है कंपाउंड का वो किससे प्रूव किया था, इनके ये थियरी से ही प्रूव किया था, समझ में आ रहा है। इन्होंने ये बताया एंड फिर बाद में हम लोगों ने एक्चुअल में करके देखा एंड फिर ये प्रूव हुआ, समझ में आ रहा है। यहाँ पे सिंपल, तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, ओके। लेट अस से कि दिस डिस्टेंस इज डी, ये डिस्टेंस कितना है डी, समझ में आ रहा है। एंड ये डिस्टेंस कितना है लैम्बडा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये डी निकालने के लिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो एक नॉर्मल ऐसा एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है कि एन लैम्बडा, वेयर एन इज व्हाट, नंबर ऑफ लैम्बडास प्रेजेंट इन दिस गैप, समझ में आ रहा है। यहाँ पे कितने एन की वैल्यू है एक, क्योंकि एक ही लैम्बडा फिट हो रही है, समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा, ये अपना एंगल थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ऐसा एक कुछ तो है ब्रैग्स इक्वेशन जो तुम लोगों को फिजिक्स में पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री में कुछ काम की नहीं है, ठीक है, ओके। तो इससे अपने को क्या पता चलता है भाई, दो क्रिस्टल के लेयर्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अगेन ये सब अपने को इतना कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं, अपने को सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो बोली थी चीज जिसके ऊपर हम लोगों को एक्चुअल में भरोसा हो रहा था क्या, नहीं, बट फिर बाद में कुछ सालों के बाद ये करेक्ट प्रूव हुई कि नहीं हुई। मतलब मैटर ऑल्सो पजेस ड्यूअल नेचर, वन इज पार्टिकल अनदर वन इज वेव, समझ में आ रहा है पक्का, ओके। तो इधर तो कोई दिक्कत, लिख के हो गया, बीच बीच में लिखा करो ऐसे, मतलब ऐसे स्टोरी क्या सुनते रहते हो, ऐसे नींद आने लग जाएगी। हाँ, ये बाजू का मतलब क्या एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। दुनिया में सारी चीजें पार्टिकल्स ही रहती है, तो सबके लिए हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, अरे हाँ बाय द वे, सो फॉर्मूला इज h अपॉन mv, मास इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट मोमेंटम, बराबर। तो h बाय p, ये भी दूसरा फॉर्मूला लिख के दे सकते हैं वो लोग, लिख दो। सेकंड, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं ना, पूरा लिखता हूं, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, इसे अभी हम लोग लिखेंगे dBW इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, समझ में आ रहा है, ओके। रोटेशन वो करो, हाँ होता होगा। तो अब ध्यान देंगे, सो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम, mv, बराबर, ओके। ध्यान देंगे, यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को ये मोमेंटम किसके टर्म्स में बनाना है, काइनेटिक एनर्जी, समझ में आ रहा है। तो इसमें m इंटू वी तो है, अपने को v स्क्वायर करना है, समझ में आ रहा है पक्का, ओके। सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। इधर मैं दोनों साइड को क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू, चलेगा मैं m स्क्वायर के बदले m इंटू m लिख रहा हूँ, फॉलोड। मुझे mv स्क्वायर ही चाहिए ना, तो एक m को नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो, ओके। तो p स्क्वायर बाय m इज इक्वल टू m v स्क्वायर, फॉलोड। अब मुझे एम वी स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, फॉलोड। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय हाफ, यहाँ पे एक हाफ आ गया, यहाँ पे एक हाफ आ गया, समझ में आ रहा है। सो
So from this we can say that kinetic energy is equal to p square by 2m. दिख रहा है, ये कभी तुम लोगों ने स्कूल में किया होगा शायद से, ठीक है. तो from this we can say that p by 2m, sorry, p square by 2m is equal to kinetic energy. So p square is equal to 2m kinetic energy, and then p is equal to under root of 2m kinetic energy. ये मैंने क्या बोला समझ में आ रहा है? So p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गई, हाफ अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी. समझ में आ रहा है? पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ p इन दिस इक्वेशन, तो लैम्बडा इज इक्वल टू h by p है. तो फ्रॉम दिस लैम्बडा इज इक्वल टू h by p. Therefore de Broglie's wavelength lambda is equal to h upon under root of 2m kinetic energy. Followed. ये सिंपल सी डेरिवेशन है, ये यूज होती है, ठीक है. कंप्लीट करो मेरे साथ, धीरे धीरे लिखा करो. ये लिखते पहले. डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन accelerated by potential difference of v volts. ऐसा कुछ पहले पढ़ा है? देखते हैं, देखो ये देखो बे, हाँ पढ़ा है, पता है मुझे. यस, क्या ही बोल सकते हो, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, ठीक है. अब देखो बे, लेट अस से कि मेरे पास एक ट्यूब है, ठीक है. इन दिस ट्यूब देयर इज अ पार्टिकल, लेट अस से ऑफ चार्ज q1 या फिर q हैविंग चार्ज -1e, ठीक है. दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड. इधर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, पोटेंशियल ऑफ वोल्ट v, मतलब बैटरी कनेक्ट कर दी 1.5 वोल्ट, 100 वोल्ट, 1000 वोल्ट, कुछ तो करेंगे, ठीक है. नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव. सो ये ऐसे भागेगा ना बे, समझ में आ रहा है. बट डी ब्रोगली ने क्या बोला, ये भागेगा तो सीधे लाइन में भागेगा क्या? नहीं, इट विल पजेस विच नेचर. तो ये ऐसा ऐसा भाग रहा है अभी, समझ में आ रहा है, ठीक है. हाँ सच्ची. सो नाउ इवन नाउ इट विल हैव सम वेवलेंथ, समझ में आ रहा है. अब इसकी ये वेवलेंथ हम लोग निकालने की कोशिश करने वाले हैं, समझ में आ रहा है. ओके, एंड ये हम लोगों ने पहले किया है कि कभी, ये हम लोगों ने किया है क्या? सेकेंड लेक्चर, सेकेंड ओपन करके देखना. अभी नहीं करने की जरूरत, मुझे पता है, मैंने पढ़ाया है, तुम लोग घर पे जाके देख लो, ठीक है. हाँ ओके. सो काइनेटिक एनर्जी possessed by electron accelerated by a potential difference of v volt is given by q into v, ठीक है. ठीक है, मतलब इसलिए आज होमवर्क दिया है, ठीक है. 62 क्वेश्चंस अगर नेक्स्ट मंडे मुझे नहीं दिखे, ठीक है. तुम लोगों ने बचपन से कभी ऐसे मतलब थोड़ा बहुत मार खाया है, नहीं खाया, मुझे पता नहीं, क्या? हाँ, रोज खाया है ना. हाँ ठीक है. हाँ, जिसने अगर नहीं खाया होगा, हाँ अच्छा, स्कूल में नहीं खाया है, ओके. बट ये स्कूल है क्या? नहीं, ठीक है. तो कूटूंगा सालों में तुम लोगों को, ठीक है. तुम लोग क्योंकि मुझे एक सिंपल सा फॉर्मूला बता नहीं पा रहे हो, ओके. तो Q इंटू वी ये हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है. ये कौन सी एनर्जी है? ये काइनेटिक एनर्जी है, समझ में आ रहा है. ओके. हम लोग काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ वहां पे E से रिप्रेजेंट किए थे, इसलिए सेम फॉर्मूला तुम लोग बाद में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने E दिखा दिया है, समझ में आ रहा है. ओके, बट दिस E इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. ओके, तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन अबव इक्वेशन, तो P बिकम्स, मतलब मोमेंटम बिकम्स अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी. वापस लिखूं कि डायरेक्ट लिख दूं? लिख देता हूं एक बार. 2m काइनेटिक एनर्जी, सो मोमेंटम बिकम्स अंडर रूट ऑफ 2m q इंटू, समझ पा रहे हो? पक्का? फाइनली इक्वेशन फॉर लैम्बडा बिकम्स, देखो h by p एंड p इज अंडर रूट ऑफ 2m q इंटू v. तो लास्ट इक्वेशन बनती है लैम्बडा इज इक्वल टू h by p एंड p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m q इंटू v, ठीक है.
ये समझ पा रहे हो? ओके, नाउ अगेन सेम, दिस इक्वेशन हैज अ लॉट ऑफ कॉन्स्टेंट्स. दिख रहा है यहाँ पे कॉन्स्टेंट कौन सा मतलब? हाँ, फॉर इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ड्राइविंग इट फॉर एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक ट्रिक लिख के दे रहा हूँ, ट्रिक पढ़ रहे हैं, बट दिस ट्रिक इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रॉन, एंड ज्यादा करके क्वेश्चंस भी इलेक्ट्रॉन्स के ही आते हैं. गेटिंग इट? ठीक है, ओके. चलो भाई, अब इलेक्ट्रॉन के लिए क्या क्या कांस्टेंट है? पहली बात, यहाँ पे H कांस्टेंट रहता है क्या? ओके, H की वैल्यू क्या रहती है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. सेकेंड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है क्या? है बाबा, है. 9.1 इंटू 10⁻31 kg. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है क्या? है. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. समझ में आ रहा है? वोल्टेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग, इज इट कांस्टेंट? नो, वी कैन चेंज इट ना भाई, फ्रॉम 1 वोल्ट टू 2 वोल्ट, 2 वोल्ट टू 10 वोल्ट्स, वी कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, बस एक ही चीज है जो वेरिएबल है, which is voltage. So again we can put all these values in this equation and calculate it. ठीक है, final expression becomes lambda is equal to under root of 150 by V angstrom. ठीक है, but this formula is only applicable for electron. So lambda of electron when it is accelerated by a potential difference of voltage V, ठीक है, is given by this equation. लिखो. Next, now we'll start some questions. आज का पहला क्वेश्चन, find de Broglie's wavelength of an electron traveling at 10% of speed of light. ठीक है, सो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब कौन सा? देखो, मैंने तुम लोगों को 3 फॉर्मूलाज लिख के दिए हैं, अगर भूल गए रहोगे मैं याद दिलाता हूँ. ठीक है, पहला फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू H/mv. दूसरा फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू H/p, मतलब ये तो सेम टू सेम है, इसमें कुछ अंतर नहीं है. ठीक है, नाउ थर्ड फॉर्मूला इज H/√of 2m काइनेटिक एनर्जी, एंड फोर्थ फॉर्मूला इज लैम्बडा इज इक्वल टू H/√of 2m qv. समझ में आ रहा है? विच फॉर्मूला यू विल यूज? 1 2 3, मतलब सेकंड वाला जो है ना वो इग्नोर ही मारो भाई, ये तो सेम ही है ना, मतलब ये छोड़ के. ठीक है, 1 2 3 कौन सा? पहला वाला यूज करेंगे, दिख रहा है, बिकॉज वेलोसिटी इज गिवन, स्पीड ऑफ लाइट की 10% वेलोसिटी है. ठीक है, गिवन दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अगेन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एग्जाम में दिया हुआ रहता है, 9 इंटू 10⁻31 kg. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 नहीं लेना है, 9 लेना है. ठीक है, चलो करो फर्स्ट. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ना हम लोगों का एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो याद रखना. ठीक है, मुझे भी आ रहा है, मतलब अनफॉर्चुनेटली, नंबर ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ठीक है, ये मुझे मतलब इसका फॉर्मूला डिराइव करके देने, याद दिलाना. सिंपल से छोटा सा टॉपिक है, कभी कभार गलती से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये रह गया है, तो मुझे बाद में याद दिलाना. ठीक है, पहले भी ये डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस पूरा खत्म कर देते हैं, उसके बाद बीच में किधर तो घुसेड़ देंगे. आगे आंसर इसका देखो, लैम्बडा इज इक्वल टू H/mv. लैम्बडा इज इक्वल टू H/mv. H इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34. तुम लोगों ने 6 to 6 लिया होगा तो भी चलता है. 9 इंटू 10⁻⁻31 इंटू वेलोसिटी 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. ये निकालने आ गया सबको 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ना. स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁻8
इंटू 10/100। समझ में आ रहा है? ये कट 10⁻1 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻1 बनेगा। आंसर इज 3 इंटू 10⁻7। समझा? सो 3 इंटू 10⁻7। अब देखो भाई, 3 3 9 एंड 3 2.21 समझ में आ रहा है? फिर बाद में नीचे वापस 9 ही बचने वाला है। अच्छा, ये डायरेक्ट 3 से इसको ही डिवाइड कर दिया तो भी चल जाता। ओके, तो 7 इंटू 10⁻31 कितना होता है? 10⁻24। 10⁻24 ऊपर जाएगा, प्लस 24 माइनस 34 प्लस 24 माइनस 10 बराबर। तो कैलकुलेशन बच रहे 2.21 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻10। यूनिट क्या है? मीटर्स। 9 से अभी इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 0 पॉइंट कितना आ रहा है? 2 ओके 44 ओके इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और एल्स 10⁻⁻10 मीटर इज नथिंग बट 0.22244 एंगस्ट्रॉम। ये समझ में आ रहा है? 10⁻⁻10 मीटर इज नथिंग बट एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आ गया था ये पक्का? ओके, नेक्स्ट। अब करो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ अ 2000 kg कार traveling at 180 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी। ठीक है, यहां पे एक छोटी सी दिक्कत है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लेते हैं, किलोमीटर पर आवर में नहीं लेते। इंटू 5/18, सबको ये कन्वर्जन फैक्टर पता है? इंटू 5/18। ओके, कर लो। ए देखो बे, जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ट्रिक पढ़ाई है वही सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है। ट्रिक जो थी √150/v। ठीक है, बाकी सारे फॉर्मूला सारे पार्टिकल्स के लिए यूज हो सकते हैं। करेक्ट है। आ गया आंसर। पहले डेटा देखो। डेटा क्या दिया है? मास। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? खत्म। तो फॉर्मूला क्यों गलत लिख रहे हो? ओके, यहां से लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv है। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो डेटा देख के तुम लोग डिटरमाइन करोगे। मास दिया है, वेलोसिटी दी है, तो ये यूज करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो भाई। सो h इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास ऑफ कार इज 2000 इंटू 180 इंटू 5/18। पता है ना ये? तो ये कट 18 10 तो ये हो गया 50 इंटू 2000 1 लाख ना? ओके, तो 1 लाख इज नथिंग बट 10⁻5। सो 10⁻5 ऊपर जाएगा, 10⁻⁵ तो -5 -34 -39। सो इट बिकम 6.63 इंटू 10⁻⁻39 एंगस्ट्रॉम। सॉरी, एंगस्ट्रॉम क्या लिख रहा हूँ? सॉरी, माय बैड। मीटर। अब ध्यान दो बे, 10⁻⁻39 बहुत बड़ा नंबर है या बहुत छोटा ना? -39 मतलब जीरो के बाद 39 जीरोस, फिर बाद में वो 6 समथिंग। समझ में आ रहा है? तो इस वेव की वेव लेंथ, ये देखो बे, जब तक तुम वेव ऐसे बना रहे हो ना, वो वेव दिख रही है। थोड़ा छोटा करूंगा फिर भी ठीक है, वेव है। एकदम छोटा करूंगा, हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ वेव बनाने की, मतलब समझ लो मेरी भावनाओं को। बट अभी वेव दिख रही है क्या? और वो 10⁻⁻39 मीटर है। समझ में आ रहा है? मतलब कितना छोटा हो जाएगा, बराबर ना बे? तो इतना ही छोटी वेव अगर रहेगी तो वो कैसे बिहेव करने लग जाएगी? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, ऐसे दिखेगी, एंड विल बिकम अ पार्टिकल। समझ में आ रहा है? सो डी ब्रॉगली ने हम लोगों को क्या बताया
डी ब्रॉगली ने बोला कि भाई अगर पार्टिकल का मास बहुत छोटू सा है, दिख रहा है छोटू सा मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स है दे कैन possess सम अमाउंट ऑफ वेव नेचर। एंगस्ट्रॉम लेवल हम लोग मेजर कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। हम लोगों ने एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर में कैलकुलेशन बहुत बार किए हैं, हम लोग उनकी वेवलेंथ निकाल भी पाते हैं। लाइट की वेवलेंथ हम लोगों ने ऐसे हवा में से निकाली नहीं, हम लोगों ने एक्चुअली कैलकुलेट किया, उसके भी मेथड्स है हमारे पास, समझ में आ रहा है। तो टिल एंगस्ट्रॉम लेवल इट इज फाइन, बट 10⁻⁻39 ये प्रैक्टिकल क्या काउंट करना। थियरी में हम लोग कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि होगा, बट एक्चुअली में उसका कुछ मतलब हो रहा है क्या, बिकॉज इट इज नेक्स्ट टू जीरो, नेग्लिजिबल हो रहा है। गेटिंग इट? मैंने क्या बोला समझा? तो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर विच टाइप ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल या फिर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नीचे नोट लिखो बे, नोट डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगलीज hypothesis, de Broglie's hypothesis is applicable for microscopic particles, is applicable for microscopic particles and not macroscopic particles and not macroscopic particles। ठीक है, ये समझा क्यों हो रहा है? यहां पे चाहिए तो बोल दो, मतलब लिख दो नेग्लिजिबल, इससे तुम लोगों को याद आएगा। ठीक है, कुछ तो गलत है ना इसकी स्पेलिंग में, बराबर, तो ऐसे अजीब क्यों लग रही है ये? ठीक है, हाँ ओके ठीक है, आता है, मतलब मुझे आता है। चलो अब क्वेश्चन, फाइंड डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रॉन हैविंग 4.5 into 10⁻⁻15 joules of, joules मतलब क्या है? एनर्जी, तो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, समझ में आ रहा है? नाउ विच फॉर्मूला विल यूज? सेकंड वाला √2m काइनेटिक एनर्जी वाला, समझ में आ रहा है? लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय √2m काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला कैसे यूज करना है समझ में आ रहा है? गिवन दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 into 10⁻⁻31 kg। ठीक है, लिखो लैम्बडा इज इक्वल टू 6.63, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, चलेगा ना? इंटू 10⁻⁻34 अपॉन √2 into mass of electron which is 9 into 10⁻⁻34 into 4.5 into 10⁻⁻15। ठीक है, h by √2m kinetic energy। so now lambda is equal to 6.63 into 10⁻⁻34 upon 2 into 4.59, तो √9 into 9 81 into 10⁻⁻31 एंड ये 10⁻⁻46, समझ में आ रहा है? ये रूट के बाहर आएगा तो 9 into 10⁻23। ठीक है, सो लैम्बडा बिकम्स 6.63 into 10⁻⁻34 अपॉन 9 into 10⁻⁻23 -23 ऊपर जाएगा, +23 बनेगा, तो -34 +23 -11, समझ पा रहे हो? तो ये -11 बन गया, तो 0.9763, बस हो गया। अभी घंटा ला नहीं तो कर लेते हैं एक और, चलो 33 आ गया, तो 93 बहुत हो गया, इंटू 10⁻⁻, यूनिट, ये तुम लोग कर पा रहे हो पक्का? लिख दो। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब तुम लोग लिखोगे
एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो. क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ de Broglie's wavelength of an alpha particle to a proton. ये समझ में आ रहा है? de Broglie's wavelength of alpha particle upon de Broglie's wavelength of proton. ठीक है, having same काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, हैविंग सेम नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 वेलोसिटी. 2 क्वेश्चन कर दिए मैंने, चलेगा. तीसरा क्वेश्चन बाद में अलग से करते हैं. हाँ ठीक है, हाँ ये पहले 2 करो. चलो अब देखो यहां पे पहले लैम्बडा ऑफ अल्फा बाय लैम्बडा ऑफ फोटोन करना है, एंड बोथ ऑफ देम हैव सेम काइनेटिक एनर्जी. इफ दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी यू विल यूज अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन h अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ध्यान देंगे एच एच कैंसल आउट हो गया, एच एच कैंसल आउट हो गया, रूट भी कैंसल आउट होता है ना, मतलब दोनों को स्क्वायर कर सकते हैं. वैसा समझ में आ रहा है? ठीक है, तो रूट भी कैंसल आउट कर रहा हूँ ऐसे, मतलब स्क्वायर करके वो होता है बट ऐसे चलता है, पता है ना. नहीं तो मत करो, रुको रुको, नहीं मत करो. हाँ गलत हो सकता है, रुको, उसको ऐसे ही रखते हैं. बट रूट टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी समझ में आ रहा है? अब हाँ रूट कैंसिल नहीं हो सकता भाई, सब गलत हो जाएगा साला, कुछ भी कर रहा हूं मैं. हाँ अब देखो तो लैम्बडा ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, अब रूट वैसे ही है, सी डिवीजन में मास ऑफ प्रोटॉन है जो कि ऊपर जाएगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर आ गया अपॉन मास ऑफ. ओके, कुछ लोगों के आंसर 2:1 जिनके आए हैं उल्टा हो गया ये तुम लोगों ने. हाँ अब ध्यान दो बे, बट ठीक है उतना तो पहुंच गए थे. लैम्बडा ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन बिकम्स अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 AMU. ध्यान देंगे अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, नहीं पता होगा तो अल्फा पार्टिकल क्या रहता है बताया था, हीलियम रहता है जिसका मास रहता है, अल्फा पार्टिकल का मास 4. नाउ व्हाई आई कैन यूज AMUs, रेशियो है बे, AMU कैंसिल. अगर तुम लोगों ने इस AMU को कन्वर्ट भी कर दिया तो AMU, हाउ टू कन्वर्ट AMU इनटू kg, सब भूलते जा रहे हो तुम लोग, कुछ नहीं कर रहे हो. नेक्स्ट टाइम होमवर्क नहीं किया ना बे तुम लोगों ने तो देख लेना. ठीक है, रिवीजन करा करो, घर पे जाके खुद से मॉड्यूल्स ओपन किया करो, कुछ तो किया करो बे. ठीक है, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg. समझ में आ रहा है? तो अगर कन्वर्ट भी कर लिया तो रेशियो में तो कैंसल आउट होने ही वाला है, तो क्यों ही तुम लोगों को AMUs को कन्वर्ट करने की जरूरत है ना. हमें क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या बन रहा है? 1:2, मतलब अंडर रूट निकल जाएगा. ये देखो भाई ये सब कैंसिल आउट होने वाला है यूनिट कन्वर्जन करने के बाद भी, या फिर डायरेक्ट AMUs को ऐसे कैंसिल आउट कर दो. तो आंसर बन रहा है लैम्बडा ऑफ अल्फा पार्टिकल टू लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1/2. नहीं समझा? अब सेकंड क्वेश्चन तुम लोग करोगे? करो. नहीं, हाँ थर्ड में सिर्फ चार्ज भी अंदर घुसेड़ने वाला और कुछ नहीं. इसके बाद हो गया ये डन. ओके नेक्स्ट
ए सेकंड वाला करो भाई जल्दी। नहीं ना, रूट नहीं है ना। हाँ हाँ 1:4 आएगा। अच्छा मुझे लगा सेम आंसर रहेगा, मेथड सेम रहने वाली है। लास्ट हाँ नहीं यस अब हो गया। ए ये सब लोग कर पाए सेकंड वाला पक्का? सेकंड वाला हो गया। वेलोसिटी अगर रहेगा तो h/mv, सेम फॉर्मूलाज, जस्ट यू हैव टू यूज h/mv। अगेन वेलोसिटी इज सेम, so h and v will get cancelled out, so 1 upon mass of alpha particle upon 1 upon mass of proton। हो गया ये सबका, मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद थर्ड मतलब इसमें ही सेम सी, accelerated by a potential difference of v वोल्ट, मतलब दोनों को सेम v वोल्ट्स अप्लाई किया गया है। ठीक है क्या? तो अब आंसर चेंज होने वाला है। ओके आया क्या? हाँ हाँ वेरी नाइस, यस करेक्ट है। अब क्या कर रहे हो? मैं भी गिर जाऊंगा। अब यहाँ पे लैम्बडा ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन, देखो पे मेरे गधो, एच अपॉन, सब भूल जाते हो, होमवर्क नहीं करके आओ तुम लोग, सिर्फ तुम लोगों को दिखाऊंगा। अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वोल्टेज एंड दे आर एक्सेलरेटेड बाय सेम वोल्टेज, तो वो तो कैंसिल आउट होने वाला है, अपॉन एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू वोल्टेज। ठीक है, तो एच एच कैंसल्ड आउट, वी बी कैंसल्ड आउट, 2 कैंसल्ड आउट। नाउ टेल मी व्हाट इज द चार्ज ऑन अ अल्फा पार्टिकल। जिनको पता है वो नहीं, मतलब जो लोग मतलब ऐसे भूल गए हैं, जरा कुछ याद आ रहा है? तो अल्फा पार्टिकल इज अ डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। ये रदरफोर्ड में तुम लोगों को सिखाया था बे, लिख के दिया हुआ है। ठीक है ठीक है। तो अब अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना रहता है? 2e। अब उस e को कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? बिकॉज इट इज अ रेशियो, इट विल गेट कैंसल्ड आउट। समझ में आ रहा है? तो फाइनली लैम्बडा ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन बिकम्स अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन विच इज 1 AMU into charge of proton which is 1e upon under root of mass of alpha particle which is 4 AMU into charge of alpha particle which is 2e। तो ये e कैंसल आउट हो जाएगा, AMU कैंसल आउट हो जाएगा। अगेन ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये ऐसे टाइप के तुम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तब तुम लोगों को ये पता रहना चाहिए। ठीक है, अब तुम लोगों को मतलब प्रोटॉन के बदले इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का क्वेश्चन दे दिया, पॉजिट्रॉन का दे दिया। पॉजिट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन रहता है जिसके ऊपर प्लस चार्ज रहता है। ठीक है, नाम में ही है ना बे, पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। समझ में आ रहा है? ठीक है, वैसा कुछ। तो या फिर एंटी प्रोटॉन दे दिया। एंटी प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन का उल्टा, एंटी। ठीक है, मतलब प्रोटॉन जिसमें नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है? ये सब पार्टिकल्स हाइपोथेटिकल है। एंटी मैटर मैटर तुम लोगों ने ऐसे अगर कुछ सुना होगा, ये हम लोग बना तो सकते हैं बट इनको किधर रख नहीं सकते, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, बट अगेन ये ऐसे फालतू के क्वेश्चन तुम लोगों को पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वापिस एक बार सुन लो, पॉजिट्रॉन क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन विथ, एंटी प्रोटॉन क्या रहता है? प्रोटॉन विथ। ये दोनों पार्टिकल एग्जिस्ट। ठीक है, ओके। क्या क्यों ऐसा? मतलब देख मैं तुझे सिखाता हूँ, ए समझो भाई, देख एक रहता है मैटर जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है और एक इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरा रहता है एंटी मैटर जिसमें रहता है सेंटर में नेगेटिव चार्ज एंड बाजू में पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन विथ पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? मतलब मैटर अपना +1 है तो एंटी मैटर अपना, ये दोनों अगर टच हो गए तो क्या बनेगा?
तो अगर तुम लोगों ने गलती से एक एंटी मैटर बना दिया तो हम लोग तो सब जन मैटर के बने हैं ना बे, तो टच होके ऐसे खत्म हो जाता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड अब द थिंग इज कि तुम लोगों ने सुना होगा E इज इक्वल टू mc², तो इसका जितना भी मास रहता है वो सारा का सारा, मतलब इन दोनों पार्टिकल, ये दोनों गायब हो गए ना बे, पार्टिकल एनर्जी में कब कन्वर्ट होता है, जब उसका मास डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऐसा कुछ, ठीक है। ये सब फालतूगिरी है, ये सब अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तो ये डायरेक्ट फटाक से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये इतू सा भी मतलब बहुत एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब इस रूम वूम को तो खत्म कर, बिल्डिंग को तो खत्म कर ही देगा शायद से, ठीक है, वैसा कुछ, ठीक है। ओके, नहीं करेगा बे, सॉरी, इसका मास तो बहुत कम रहेगा ना, 10⁻27 इंटू 10⁻16, नहीं कर पाएगा, बहुत कम एनर्जी आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है, ध्यान दो, हो गया ये, इसमें कोई भी दिक्कत? ओके, अब बहुत टाइम पास किया बे आज हम लोगों ने। क्वेश्चन, फाइंड डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन accelerated by a potential difference of 1.5 वोल्ट। ये पोटेंशियल, ये वेलोसिटी नहीं है, ये v वोल्टेज का वोल्ट है, समझ में आ रहा है, मतलब v है, ठीक है। ओके, सो इट इज एक्सेलरेटेड बाय 1.5 वोल्ट एंड इट इज अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो डायरेक्ट ट्रिक यूज करना, हाँ, ठीक है, हाँ। और जो मैं नंबर्स दे रहा हूँ इतने सिंपल है, कैंसिल आउट हो रहे हैं, फिर भी तुम लोगों से क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो रहा है, नो डाउट, बट स्टिल तो एग्जाम में इतने सिंपल नंबर्स नहीं आते, एग्जाम्स में कैलकुलेशन थोड़े से इससे डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। तो मॉड्यूल्स के क्वेश्चन करो, यहाँ पे उतने कैलकुलेशन अगर मैं कराते बैठ गया तुम लोगों से तो हो गया, डन। 10 एंगस्ट्रॉम आ गया आंसर, पक्का? ओके, ए बेटा, अच्छा आ गया, तू पूरा कैलकुलेशन कर रहा है, ओके ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, आगे बढ़े, अब देखो नेक्स्ट हेडिंग, हाँ, ये सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है, पक्का ना? अंडर रूट ऑफ 150 बाय 1.5, 150 बाय 1.5, अंडर रूट ऑफ 100, रूट ऑफ 100 10 यूनिट एंगस्ट्रॉम, सबका आंसर आ गया है, कोई है जिसको नहीं आया? ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन nth ऑर्बिट। ध्यान दो, यहां पे हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल की वाट लगा देते हैं, ठीक है, सच होता है। अब ये कैसे वो समझते हैं, मतलब ये लिमिटेशन हम लोग ने लिखा है ना, कुड नॉट एक्सप्लेन डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, मतलब पूरा बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब देखो भाई, तो लोगों ने बाद में बोलना स्टार्ट किया कि भाई तो फिर हमारे बोर्स ने जो बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसा ऑर्बिट के अंदर घूमता है, कैसे घूमता है भाई इलेक्ट्रॉन, विच नेचर, पार्टिकल नेचर ना। कोई एक अर्थ जैसे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऐसे मस्त गोल गोल घूमती है, विच नेचर, पार्टिकल। वैसे इलेक्ट्रॉन भी जब रिवॉल्व करेगा तो विच नेचर। बट अभी हम लोगों ने एक नई चीज ला दी कि भाई इलेक्ट्रॉन कौन सा नेचर पोजेस कर रहा है, तो ये ऐसा घूमना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, बराबर है कि नहीं? तो लोगों ने बोला कि भाई अभी फिर इसकी वेवलेंथ ढूंढेंगे। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे अपने डी ब्रोगलीज नहीं, क्या बोलते हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल खराब हो गया। बोर्स ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट एनर्जी ओनली व्हेन इट इज ऑर्बिटिंग इन दिस ऑर्बिट। बट अब अगर तुम लोग देखोगे ऑर्बिट के अंदर भी जा रहा है और ये ऑर्बिट के, अब कौन करेक्ट है, बोर्स है ये मॉडल ज्यादा करेक्ट है। बोर्स मॉडल तभी करेक्ट है जब ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, समझ में आ रहा है? ठीक है, बट अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए सो इट कैन गो इनसाइड दिस ऑर्बिट और आउटसाइड दिस ऑर्बिट। समझ में आ रहा है मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ? पक्का?
ओके तो अभी हम लोगों को इसकी वेवलेंथ निकालनी थी, इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दो भाई। सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स, इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट एनर्जी अनलेस इट्स एंगुलर मोमेंटम इन दैट ऑर्बिट इज हाँ NH by 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH by 2 पाई। ये समझ में आ रहा है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, लैम्बडा इज इक्वल टू H by mv, दिख रहा है? ओके यहाँ पे तुम लोगों को इस इक्वेशन में H दिख रहा है, mv दिख रहा है, एक तरफ लेके आ जाओ। चलो तो H by mv इज इक्वल टू 2 पाई r by ए दिख रहा है क्या? पक्का 2 पाई r इज व्हाट, सरकमफरेंस ना बे, तो ये हो गया सरकमफरेंस ऑफ दैट ऑर्बिट। एंड H by mv क्या हो गया, लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई r विच इज नथिंग बट सरकमफरेंस ऑफ दैट ऑर्बिट अपॉन n। कौन पे पीछे बड़बड़ कर रहे हैं? अब यहां पे ध्यान देंगे अभी, ठीक है? इसका मतलब हाँ ये अभी और अच्छे से हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी के लिए ऐसे थोड़ा सा 2D में देखेंगे, ठीक है? अगेन एटम 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है? 3 डायमेंशनल है, बट अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो एक्चुअली 2D भी नहीं बोल पाएंगे, 1D में देखने वाले हैं, ठीक है? तो 1 डायमेंशन में जब देखेंगे, 1D में देखेंगे तो वो अजीब दिखता है, ठीक है? जस्ट फिर बाद में उसको 3 डायमेंशन में इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, होगा नहीं बट ठीक है, मतलब होगा नहीं बोलने के बदले मैं उतना अच्छे से तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, अभी तक तुम लोगों ने उतना मतलब पढ़ा नहीं है वैसा, ठीक है? अब ध्यान देंगे बे, फर्स्ट ऑर्बिट, ध्यान दो, फर्स्ट ऑर्बिट, छोटी सा ऑर्बिट यहां पे, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 1। इफ वैल्यू ऑफ n इज 1 देन लैम्बडा बिकम्स 2 पाई r, मतलब एक वेवलेंथ, देखो एक वेवलेंथ कितनी रहती है, एक वेवलेंथ इतनी रहती है, बराबर है कि नहीं? ये स्ट्रेट लाइन पे ऐसे दिखती है। अब सर्कुलर पाथ पे ना, क्योंकि 2 पाई r में एक वेवलेंथ फिट करनी है, तो सर्कुलर पाथ में अगर मैं ड्रॉ करने जाऊं, जो कि गलत रिप्रेजेंटेशन है, बड़ी ऐसी दिखेगी, पहले बाहर गई फिर अंदर गई। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, समझ पा रहे हो? अगेन ये ऐसे अजीब क्यों दिख रही है, बिकॉज राइट नाउ वी आर डूइंग इट इन 1 डायमेंशन। देखो भाई ये स्ट्रेट लाइन है 1D, स्ट्रेट लाइन 1D रहती है, इसको घुमा दिया, स्टिल नाउ इट इज काइंड ऑफ 1D, समझ में आ रहा है? तो 1 डायमेंशन में ये अजीब दिखता है, 3 डायमेंशन में इसका शेप और अजीब हो जाता है, ठीक है? बाद में देखेंगे। अब इन सेकेंड ऑर्बिट, ये तुम लोगों को मतलब प्रैक्टिकली जस्ट बता रहा हूं ताकि एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाओ, ऐसा ये दिखता नहीं है। इन सेकेंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, बराबर? n इज इक्वल टू 2 मतलब सरकमफरेंस बाय 2, एक वेवलेंथ सरकमफरेंस के हाफ में आएगी, बराबर ना बे? सरकमफरेंस 2 पाई r बाय 2, मतलब एक वेव इलेक्ट्रॉन की इधर से ऐसे आधी, इधर से ऐसे आधी, वापस इधर से ऐसे आधी, इधर से ऐसे आधी, ऐसे कुछ दिखेगी। ये दिख रहे तुम लोगों को यहाँ पे 2 वेव्स। अगेन ये ऐसे अजीब दिखने का रीजन 1 डायमेंशनल है, बट एटम कैसे रहता है 3 डायमेंशनल रहता है, ठीक है? नेक्स्ट, अगर थर्ड शेल में पूछ लिया, थर्ड ऑर्बिट, तो इसमें कितनी वेव्स आएंगी एक सरकमफरेंस पे? n इज इक्वल टू 3 ना बे, तो n इज इक्वल टू 3 में कितनी वेव्स फिट हो सकती है? 3। सरकमफरेंस का 1/3 एक वेवलेंथ रहेगी, सो हाउ इट विल लुक, सरकमफरेंस का 1/3 मतलब 120 डिग्री ऑलमोस्ट, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक। ए समझ पा रहे हो कुछ? तो जितनी ज्यादा आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, मतलब जितने ज्यादा ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे, उतनी ज्यादा नंबर ऑफ वेवलेंथ्स भी, मतलब वेव्स भी बढ़ती जाएंगी, समझ पा रहे हो? लिख दो, चलो ड्रॉ करना है नहीं करना है दैट इज टोटली अप टू यू, बट फॉर्मूला तो करना है, एंड क्वेश्चन आने के बाद आंसर देने आना चाहिए, बस। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन कर लेगा इस फॉर्मूला के ऊपर, नहीं? ओके ठीक है। हेडिंग लिखेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
ए ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं, चुप बैठो। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। स्पेलिंग करेक्ट है कि गलत लिखी है? गलत करेक्ट है? नहीं ना, वो स्कूल वाली है ना। हाँ वही तो मैं देख रहा था तुम लोगों को आता है क्या नहीं। हाँ चलो भाई, यहाँ पे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, ध्यान देंगे। फिर है हाइजेनबर्ग, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग है ना क्वांटम मैकेनिक्स में घुसते जा रहे हैं, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स मतलब किसी को भी नहीं समझा आज तक दुनिया में। हाँ तुम लोग यूट्यूब पे जाके देख लो, क्या बड़बड़ करते हो, उनको भी नहीं समझ में आता, हमें भी नहीं समझ में आता। मैं भी अभी जो बड़बड़ करूंगा वो मुझे भी नहीं समझ में आएगी, तुम लोगों को भी समझ में आने वाली, ठीक है। मतलब इतना अजीब है वो, हाँ मतलब तुम लोगों को समझेगा ऐसे, इतनी अजीब 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 चीजें हैं ना इसमें, ठीक है। तो बट हाँ इतना है, जितना पढ़ाऊंगा ना उतना अच्छे से अगर मतलब थोड़ा सा सुन भी लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से थोड़ा ज़्यादा ही हम लोग पढ़ लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ऐसा बट ज़्यादा समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है तो है, बात खत्म, ठीक है। ऐसे एक्सेप्ट कर लेने का, ठीक है, ओके, ध्यान दोगे। तो अब हम लोगों को पता चला कि इलेक्ट्रॉन कौन सा नेचर पोजेस कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल एंड वेव। अब पार्टिकल को इमेजिन करना कुछ बड़ी बात है क्या? एक पार्टिकल है गोल गोल घूम रहा है, सिंपल। बट अभी अपने को वेव नेचर इमेजिन करना है, समझ में आ रहा है? ध्यान देंगे जरा, ठीक है। अब वेव नेचर इमेजिन करने के लिए हम लोगों को ऊपर से वेव्स जो है वो 1 डायमेंशनल इमेजिन करनी है क्या, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल इमेजिन करें, समझ में आ रहा है? अब उसको इमेजिन करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं, सोचते जरा ऐसे, मेंटल एक्टिविटी। लेट अस से कि कैसे पॉन्ड है, लेक है, जो भी तुम लोगों को जो चाहिए बोलो, ठीक है। या फिर तुम्हारे घर की बकेट है, ठीक है, तुम लोगों ने उस पर ऐसे एक पत्थर फेंका पॉन्ड में, लेक में, जिधर चाहिए, जो तुम लोगों को इमेजिन करना है वो, ठीक है। वेव्स कैसे आएंगी? कैसे चमाने दूंगा ना, ऐसे ऐसे नहीं, हवा नहीं चल रही है। जब हवा चलती है ना तो ऐसी वेव आती है। हम लोगों ने एक ऐसे पत्थर फेंका, शेप क्या रहेगा? हाँ सर्कुलर रहेगा। कैसे रहेगा? सर्कुलर। ध्यान दो मैं, जब तुम लोग ऐसे एक लेक के अंदर पत्थर फेंकते हो तो ऐसे सर्कुलर वेव्स आती है। ज्यादा नाटक नहीं करते हम लोग, डायरेक्ट गोल गोल गोले बनाते हैं। रुको, ऐसे सर्कुलर वेव्स आती है, दिख रही है? समझ पा रहे हो? ये ऑर्बिट लग रहा है, रुको नहीं, ऐसे ही बनाते हैं। ध्यान दो, अब ये वेव 2 डायमेंशनल वेव है। अब इसी को अगर मैं 3 डायमेंशन में इमेजिन करने जाऊं तो ये कैसे दिखेगा ना? सर्कल 3 डायमेंशन में कैसे दिखता है? स्फीयर। अब एक वेव ऐसे स्फेरिकल इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। एक काम कर रहे थे, देखो भाई, लेट अस से कि तुम लोगों ने, ठीक है, सो मच ध्यान दे, मस्त है, टाइम पास है। अब तुम लोगों ने एक ऐसा ना ग्रेनेड बॉम्ब ऐसे पानी में रख के एक्सप्लोड किया, वेव बनेगी, मजा आएगी। तो वो तुम लोग करके देखना, ठीक है, ऐसे मतलब, बट अभी इमेजिन करो फिर। तो वेव बनेगी, कौन से शेप की बनेगी? स्फेरिकल बनेगी, सर्कल नहीं, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे फूटेगा, ऐसे सारे डायरेक्शन में फूटेगा ना वो। तो कैसे वेव बनेगी? स्फेरिकल। बट देखो वेव की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहां पे दिखेगी? एंड फिर जैसे ऐसे बाहर की तरफ जाएगी वो सर्कल ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे। अरे वो समझ में आ रहा है? तो वो एकदम परफेक्ट, देखो मतलब 3 डायमेंशन में वेव बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना बे, तो वो सस्टेन नहीं। देख तुम लोग अगर पानी में पत्थर फेंकोगे ना, एकदम मस्त गोले आते हैं, सर्कल आते हैं, बराबर। बट जब तुम लोग एक्चुअल में ऐसे करके भी देखोगे, विजुअलाइज करने की भी कोशिश करो या फिर एक्चुअल में करके देखो, वो एकदम परफेक्ट स्फीयर बनने वाला है क्या? नहीं। तो अपने इलेक्ट्रॉन भी एकदम परफेक्ट स्फीयर बना पाएंगे क्या? मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो? पक्का? ओके। अब तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक वेव बनाता है 3 डायमेंशनल, तो सबसे सिंपलेस्ट वेव जो पॉसिबल है वो कौन सी है? कौन से शेप की है? स्फेरिकल। समझ में आ रहा है? बट स्फीयर एकदम परफेक्ट गोला रहने वाला है क्या? नहीं, वो ऐसे थोड़ा सा ऐसे मतलब वेवी एंड ऑल ऐसे रहेगा, अजीबोगरीब,
समझ में आ रहा है? अब साला एक इलेक्ट्रॉन ऐसी वेव कैसे बनाए ना बे, वो विजुअलाइज करने के लिए हम लोगों ने क्लाउड की विजुअलाइजेशन की, मतलब इमेजिनेशन किया है। समझ में आ रहा है? लाइक अ क्लाउड। देखो बे, तुम लोगों को एक पार्टिकल पता है, पार्टिकल सॉरी एक वाटर ड्रॉप, वो पार्टिकल दिखता है। अगर मैं उसको वेपराइज कर दूं तो उससे वेपर्स बनते हैं, जो कि कौन से क्या बनते हैं फिर बाद में? क्लाउड। समझ में आ रहा है? तो ऐसे एक वाटर के ड्रॉप को अगर मैं वेपराइज कर दूं तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल टुकड़े टुकड़े बनते हैं। एंड अगर वो वेव बनाने की कोशिश करे तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वेव कौन सी बनेगी? स्फेरिकल। समझ में आ रहा है? जैसे हमारे क्लाउड, ठीक है। बट अगेन हवा आती है, सब कुछ होता है, तो ऐसे अजीबोगरीब बन ही जाता है। बट अगर देखेंगे तो ऐसे उनका भी ऐसे ओवल काइंड ऑफ ही शेप रहता है ना, कुछ तो ऐसे ओवलिश। तुम लोग भी जब बनाते हो तो ऐसा ही बनाते हो ना बे, बचपन में बनाए रहोगे ना ऐसा कुछ अजीबोगरीब तो ना। और क्लाउड नहीं बनाया कभी, अलग बनाया है? अच्छा, तू डायरेक्ट पेंट ब्रश से बनाया हुआ है। कैसे बनाया तूने, कैसे क्लाउड बनाया? मतलब इससे खराब ही बनाया ना, मतलब? हाँ तो ठीक है, रहने दे, चलेगा। अब क्लाउड की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ पे रहती है? एंड क्लाउड की बाहर की तरफ इंटेंसिटी धीरे धीरे। अब तुम लोग एक्चुअल में क्लाउड देखोगे तो ऐसे बता पाते हो क्या भाई आसमान में कि हाँ देख वो है ना, वो उसकी बाउंड्री है, उधर जाके वो क्लाउड खत्म हो रहा है? नहीं ना भाई, मतलब ऐसे बता पाएंगे कि हम लोग कभी? वैसे इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री हम लोग बता सकते हैं क्या? मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन अभी देखो बे, तो ये मेरा क्लाउड, वो क्लाउड छोड़ दो अभी, ठीक है, समझ में आ गया तुम लोग? अभी देखो बे, तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी जब वेव नेचर दिखाता है तो इसको विजुअलाइज करने के लिए हम लोगों ने क्लाउड की एनालॉजी ली है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्लाउड नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम लोग उसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हजारों करोड़ों टुकड़ों में बिखर गया। अब वो हजारों करोड़ों टुकड़ों में से सबसे ज्यादा टुकड़े कहां पे रहने वाले हैं? सेंटर में। समझ में आ रहा है मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? ओके, तो ये रहता है सबसे ज्यादा सेंटर में। सेंटर से जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नेचर धीरे धीरे डिस्पर्स होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो एक पॉइंट के बाद इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होते जाएगी। अरे खराब हो गया। हाँ, अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी और कम होते जाएगी। एंड फिर बाद में एक पॉइंट आएगा जब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या फिर जीरो है। बट वो कहां पे जीरो हो रही है वो तुम लोग बता पाओगे क्या? वो कहां पे जीरो हो रही है वो मैं बता पाऊंगा क्या? अब मैं अगर तुम लोगों को पूछूं कि ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है जो ऐसा दिख रहा है, बताओ बे मेरे पास मेरा इलेक्ट्रॉन कहां पे है? एक इलेक्ट्रॉन से ये बना है क्लाउड। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कहां पे? अगर मैं बोलूं कि ये मेरा जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर प्रेजेंट है, तुम लोग भरोसा कर सकते हो क्या मेरे ऊपर? मतलब नाउ देयर इज अ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी किसमें है? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब वो क्लाउड नेचर दिखाता है, ठीक है, वेव नेचर, तो वो ऐसे डिस्पर्स हो जाता है कि भाई राइट नाउ आई कैन से दैट माय इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन दिस एरिया। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट माय इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन दिस एरिया। हाई प्रोबेबिलिटी यहां पे ही है, वो भी बता सकता हूं क्या? बट 90% तो चांसेस रहेंगे कि वो यहाँ पे, देखो ना मतलब ना मेरी सारी इंक यहाँ पे ही सबसे ज्यादा है, बाहर की तरफ तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। तो आई कैन से दैट 90% इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ओवर हियर बट 10% चांसेस आर दैट इट इज प्रेजेंट आउटसाइड दिस स्फीयर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो दिस इज कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। समझ में आ रहा है? तो मेरा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर के बीच में है, अनसर्टेनिटी इतनी है, तो इतने डिस्टेंस को मैं बोलूंगा, ये समझ में आ रहा है? सो अनसर्टेनिटी ना डेल्टा एक्स बे, ये इतने गैप में है ना, तो गैप दिखाने के लिए हम लोग डेल्टा दिखाते हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा एक्स फॉलोड। पक्का? अब जिस चीज की तुम लोगों को पोजीशन ही नहीं पता, तो वो चीज कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो बता पाओगे क्या? बराबर ना बे? जिस चीज की स्टार्टिंग पोजीशन ही नहीं पता, आफ्टर टाइम टी वो चीज कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो हम लोग बता सकते हैं? नहीं। तो if we don't know the original position, we don't know what is its position after some time t. अब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ही हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इतना तो है कि इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम के बाद एक तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है अगर इधर रहेगा तो,
या फिर मैक्सिमम इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मैं क्या बोल, बिकॉज दिस मच इज माई अनसर्टेनिटी। कहां पे वेलोसिटी ज्यादा रहेगी बे, फर्स्ट वाले में या लास्ट वाले में? लास्ट, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल इन सेम टाइम इंटरवल इलेक्ट्रॉन कैन आइदर क्रॉस दिस मच डिस्टेंस और दिस मच डिस्टेंस। समझ में आ रहा है मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? सो देयर इज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एज वेल एज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस ही ट्रेवल किया हुआ पता नहीं है तो वेलोसिटी भी मुझे पता। तो आइदर इट्स वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल दिस मच और इट इज वेरी लार्ज दिस मच। समझ पा रहे हो पक्का? सो देयर इज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी इन, समझ में आ रहा है? अब वेलोसिटी ही नहीं पता तो मोमेंटम पता रहेगा क्या बे? ना, बिकॉज मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। सो थर्ड, देयर इज अ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। समझ में आ रहा है? अब इसकी बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन है जो तुम लोग जिंदगी में कभी पढ़ोगे नहीं शायद, अगर तुम लोगों ने मतलब इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री लिया या फिर फिजिक्स वाला कोई बहुत एकदम हार्डकोर फिजिक्स वाली फील्ड ली तो ही पढ़ोगे, नहीं तो नहीं, ठीक है? बट ऐसे एक डेरिवेशन है मस्त है, एकदम सिंपल सी घटिया सी, जो कि अपने को एक फाइनल एक्सप्रेशन देती है दैट अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम is always greater than or equal to h upon 4 pi। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम लोगों को भी रट के रखना है। मतलब हम लोग एग्जैक्टली बोल भी नहीं सकते कि अनसर्टेनिटी इतनी ही है, मिनिमम अनसर्टेनिटी मुझे h अपॉन 4 पाई की आएगी, मतलब भाई मिनिमम इतना तो रहने ही वाला है, एंड इससे ज्यादा वो मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो पक्का? ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? मास इनटू, ओके, मास इनटू वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। समझ में आ रहा है? बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अनसर्टन है क्या? नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम सर्टन है, एकदम कांस्टेंट है। कितना है बे? 9.1 इंटू 10 यूनिट kg। ठीक है, ओके, तो ये इसको अनसर्टेनिटी में रखने की जरूरत है क्या बे? ये देखो भाई, ये डेल्टा तुम लोगों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ पढ़ा है? डिफरेंशिएशन हो गया है, ओके। डिफरेंशिएशन मतलब लार्ज चेंज और स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज। समझ में आ रहा है? तो स्मॉल चेंज दिखाने के लिए हम लोग यूज करते डी, लार्ज चेंज यूज दिखाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं डेल्टा। समझ में आ रहा है? तो अभी यहाँ पे जो डेल्टा है वो इट इज नथिंग बट अ लार्ज फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको और एक्सप्लेन करने की तरीके है बट छोड़ो अभी। अब डिफरेंशिएशन ऑफ के डी एक्स क्या रहता है? वेयर के इज अ कांस्टेंट। के क्या के? अरे मतलब के डी एक्स ऐसा, डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर आता है एंड फिर डी एक्स होता है, अगेन दैट इज द चेंज। ठीक है, अब वैसे ही अगर मैं डेल्टा ऑफ के एक्स करूं तो क्या होगा? के डेल्टा एक्स। समझ में आ रहा है? वेयर के इज माई कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएशन जैसा ही है। तो यहाँ पे भी ये हमारा क्या है? कांस्टेंट। तो क्या करने का? डेल्टा के बाहर लाने का। तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ये देखो भाई, दो चीज है, एक तो मैं रटा सकता हूं कि ये फॉर्मूला है जो कि तुम लोगों को रटना है, ठीक है, जो कि रटना ज़्यादा इजी है। बट अगर तुम लोगों को कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए रहेगा तो इसका एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन ऐसा आता है। समझ में आ रहा है? तो अब तो यू सिंपल से दो फॉर्मूलाज है, रट सकते हो या फिर याद तो रहेगा नहीं, ये तुम लोग 2 महीने के बाद भूल ही जाओगे, मैंने जो बड़बड़ की थी ना वो। ठीक है, बट स्टिल मतलब थोड़ा सा तो मतलब रिलेवेंस लगने के लिए बता दिया। ठीक है, ओके, चलो लिख दो। सॉरी, इसके ऊपर एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आता कभी, क्या क्वेश्चन आते बताता हूँ। अगर आ भी गया तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हो। यस ना, नहीं अभी नहीं बनानी है, बाद में बनानी है। हाँ, अभी के लिए डायग्राम वायग्राम कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन सब के मीनिंग लिख देना, सिर्फ इतना लिखना है, फॉर्मूलाज है याद रखना है, बात खत्म। इतना लिखना, डेल्टा एक्स इज uncertainty in position, delta p uncertainty in momentum,
and delta x is uncertainty in delta x नहीं delta v is uncertainty in क्या बोलते हैं उसको velocity. ठीक है, लिख दो. Using an electron microscope, position of electron can be determined with an uncertainty of 0.1 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, फाइंड द uncertainty in its velocity. ठीक है, given that mass of electron is क्या लेते हैं हम लोग हमेशा? Yes, 9 into 10 raised to minus 31 kg. ठीक है, लिख दो. नहीं आप पूरा एग्जैक्ट आंसर निकालना है. 22/7 ले लो. तुम लोगों को कंप्लीट आंसर निकालना है इन मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो यू कैन आइदर टेक पाई एज 3.14 और 22/7, जिससे भी कैलकुलेशन इजी हो वो. अब देखेंगे यहाँ पे, पहले तो होपफुली फॉर्मूला तुम लोग करेक्ट यूज कर रहे हो. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm, ये यूज करना है. गेटिंग इट? ओके. अब सो डेल्टा v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जिसको एग्जाम में बाद में इक्वल टू ही करना है. ठीक है, ग्रेटर देन की जरूरत नहीं, इक्वल टू h अपॉन 4πm डेल्टा x, which is equal to 6.63 into 10 raised to minus 31 upon 4 into 22/7 into 9 into 10 raised to minus 31 into 10 raised to रुको, हाँ, 0.1 into 10 raised to minus 10. यूनिट कन्वर्जन करना होपफुली तुम लोग भूल नहीं रहे हो. नाउ 10 raised to minus 41 ऊपर जाएगा, प्लस 41 बनेगा. ठीक है, 3 3 जा 3 2.21 जा 22 1 जा 22 0.1 जा. समझा क्या? ना अरे वो 22 है, वो 2.2 है, 19 20 चलता है. 0.1 कट. समझा क्या? 7 ऊपर गया, 12/7 आ गया. समझा कैसे आ रहा है? 10 raised to minus 41 ऊपर जाएगा, 7 भी ऊपर जाएगा. नीचे 7 बाय नीचे आया 12 इंटू 10 raised to minus 41 प्लस 41 बन गया 41 minus 34 7. समझा? जिसका आंसर आता है 0.58 समथिंग ना बे, इंटू 10 raised to 7. ठीक है, चलो खुश रहो. यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर. समझे? ये आप ध्यान दो बे. व्हाट डज दिस मीन? तुम लोगों ने अगर इतने सर्टनली बता दिया कि मेरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर ही है, इतने डिस्टेंस में, इतने सर्टनली से डिस्टेंस निकालना इज नॉट पॉसिबल. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हो गया तो उसके वेलोसिटी में प्लस और माइनस इतने का डिफरेंस रहेगा. मतलब ये बहुत दूर चली जाएगी. समझ में आ रहा है? या फिर अगर ऐसा थ्योरेटिकली क्वेश्चन तुम लोगों को दे दिया, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स 0, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स, मतलब तुम लोगों ने एग्जैक्टली बोल दिया मेरा इलेक्ट्रॉन इधर है, खत्म. रुको, इधर बड़ा हो गया, इधर है, खत्म, इधर ही है. समझ में आ रहा है? व्हाट, हाँ, देन व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी? इन्फिनिटी. किसने बोला? तो नहीं बोला. हाँ, तो पहले 0 क्यों बोला बे? अब देखो बे, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बिकम्स 0, इधर है, तो डेल्टा एक्स बिकम 0 इंटू दिस 4πm 0, एनीथिंग अपॉन 0
मतलब इनफाइनाइट वेलोसिटी से अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, मतलब तुम लोग बता ही नहीं पाओगे कि भाई वेलोसिटी कितनी है। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, अब ध्यान दो भाई, हम लोग जो बात कर रहे हैं ना वो समझना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है? मतलब तुम लोगों को विजुअलाइज करना एक्सपेक्टेड ही नहीं है, ठीक है? तो ध्यान देंगे। हाँ, ये आजकल स्टूडेंट कुछ तो फालतूगिरी कर रहे हैं, मतलब मुझे भी नहीं पता, बाहर जगह पे आ रहा है मुझे लिख के। नहीं, मेरे अकाउंट से नहीं है, मेरा अकाउंट नहीं है, मतलब मेरा ही अकाउंट है बट मैं यूज नहीं करता। ये देखो, एक्चुअल में हाइड्रोजन एटम जब देखा जाता है ऐसा है। अबे हो ना ओपन, किधर गया? अरे हाँ, मिल गया। देखो, एक्चुअल में हाइड्रोजन एटम ऐसे दिखता है। सेंटर में क्या है, वो लाल लाल कलर का, फिर बाद में ये अपना इलेक्ट्रॉन की वेव। ये दिख रहा है क्या? वो ऑब्वियसली देख, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घुस सकता है क्या? बट उसके बराबर एज से शुरू हो भी जाता है, समझ में आ रहा है? एंड ये इधर किधर तो जाके बीच में खत्म हो रहा है क्या? ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, बट फिर भी देखना बाहर की तरफ भी जा रहा है। एंड ये है हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, बीच का ये जो है वो क्या है? बट वो इलेक्ट्रॉन इतना, क्या बोल सकते हैं इसे, अलग ही बिहेव करता है कि तुम लोगों ने आज तक बचपन से क्या पढ़ा है? हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट में रहता है? पहले ऑर्बिट में रहता है, वो सेकंड में भी घुस जाता है। ये दिख रहा है कि बीच में गैप है, फिर बाद में वो सेकंड में भी घुस गया। हो गया ना बोर्स का सब उल्टा पुल्टा। बोर्स ने क्या बोला था? हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूमेगा। इधर ऐसे दिख रहा है क्या? ये एक्चुअल में ओरिजिनल हाइड्रोजन की फोटो ली हुई है, ठीक है? समझ पा रहे हो? ठीक है, क्वांटम माइक्रोस्कोप यूज किया उन्होंने। ये क्या रहता है मेरे को मत पूछना, मुझे भी नहीं पता, इतना तो इंडिया में तो नहीं है, इतना मुझे पता है, ठीक है? ओके, तो बट द थिंग इज कि ये इतना अजीब बिहेव करता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में घूमते घूमते वो सेकंड में भी घुस सकता है, और वो एट अ टाइम दोनों जगहों पे है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम फर्स्ट ऑर्बिट में भी है, सेकंड ऑर्बिट में भी है। विजुअलाइज कर पा रहे हो? नहीं कर सकते क्या? टुकड़े हो गए कि क्या हो गए भगवान जाने। देखो भाई, ये हाँ, तो यही अजीबो गरीब बिहेवियर बताने के लिए फिर वेव नेचर लाना पड़ता है ना भाई। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? इसका एक ही रीजन हो सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर दिखा रहा है, एंड ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में पार्टिकल्स भी नहीं बोल सकते इसको, वेव्स ही है। एंड वो ऐसी वेव्स बनाता है कि एट अ टाइम उसका फर्स्ट ये भी है और सेकेंड ऑर्बिट में भी प्रेजेंस है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हाँ, वो इलेक्ट्रॉन्स का वेव का ये है, मतलब हाँ, क्या बोल सकते हैं, ग्राफ काइंड ऑफ, हाँ मतलब वैसा। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है? श्योर हो? ओके, अब इससे भी अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां पर रहनी चाहिए? सेंटर में। सेंटर से फिर बाद में धीरे धीरे वो क्या होते जाती है? एक पॉइंट है जहां पे वो खत्म हो रही है, कहां पे? वो बीच में देखिए ये वाला पार्ट, समझ में आ रहा है? दिस इज द बाउंड्री बिटवीन फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकंड। बट फिर बाद में वापस दूसरे जगह पे उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी दिखना स्टार्ट होती है, दैट इज माय सेकंड ऑर्बिट। समझ में आ रहा है? एक ही इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट तक भी घुस सकता है, गेटिंग इट? बट अगर मैं इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस बोलूं, देख बेस, इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा डेंसिटी रहनी चाहिए सेकंड सेंटर में। बट अगर इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल डेंसिटी हम लोग देखने जाए, प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन घुसेगा क्या? नहीं। तो एक्चुअल में सेंटर में इट्स डेंसिटी इज वेरी लेस, और एल्स इट इज जीरो। फिर बाद में धीरे धीरे वो ऐसे बढ़ते जा रहा है। देखिए इधर पे इट इज मैक्सिमम, इधर पे अगर देखो, मतलब ये वाला पार्ट दिख रहा है, मैं ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूं, एकदम येलोइश बनते जा रहा है। इन दिस येलो रीजन इट्स डेंसिटी इज मैक्सिमम, एंड देन आफ्टर दैट इट इज फेडिंग अवे, एंड देन इट इज बिकमिंग जीरो ओवर दिस रीजन, एंड अगेन इट इज इंक्रीजिंग अ बिट। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको ग्राफ में तुम लोगों को प्लॉट करके, इसके ग्राफ अपने को बाद में पढ़ने हैं, मैं जो कर रहा हूं वो टाइम पास नहीं है, ध्यान दो। हाँ, मतलब तुम लोगों को लग रहा होगा कि अभी क्या ये टाइम पास चालू है, तो नहीं, अपने को पढ़ना है। तो फ्रॉम सेंटर इफ आई एम प्लॉटिंग द ग्राफ, इन सेंटर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, प्रोटॉन के अंदर तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। देन आफ्टर अ व्हाइल इट इज इंक्रीजिंग अ बिट, एट दिस सर्टेन पॉइंट इट इज बिकमिंग मैक्सिमम, एंड अगेन इट इज फेडिंग अवे। समझ पा रहे हो?
and in this region ये blue वाले में it is, and then again it is increasing a bit, and then it is becoming, but वो जीरो किधर हो रही है? यहाँ पे undo का ऑप्शन नहीं है, shit. अरे 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 गलत है ये, हाँ चलो अब देखो भाई, अब यहाँ पे किधर पे जीरो हो रही है वो पता है क्या? देखो ना, वो लाइट ब्लू तो है, उसके बाद भी वो ब्लू है, वो इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो ये कहाँ पे जीरो हो रही है वो वी डोंट नो, सो इट विल एक्सटेंड टिल, यार देख भाई एटम इतना सा, मतलब इतना छोटा है ना भाई, तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, उसके लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस ही है साला, मतलब जो इतना सा डिस्टेंस में रहना चाहिए, इट इज गोइंग टिल दिस पॉइंट, बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाता है एटम के लिए, समझ में आ रहा है? पक्का ये हम लोगों को बाद में ड्रॉ करना है, ठीक है, बाद में, अभी नहीं, बट तुम लोगों को मैं क्या वर्ड कर रहा हूँ समझ में आ रहा है? वेव नेचर एट अ टाइम वो फर्स्ट ऑर्बिट में भी है बट सेकेंड ऑर्बिट में भी है, एक ही टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन, मस्त ना, अलग ही कुछ, ठीक है? इसलिए मैंने बोला, जो पहले बोला था कि आज तक मुझे भी नहीं समझा है, तुम लोगों को भी कुछ समझने आने वाला ऐसा रहता है। क्या हो गया, क्या पढ़ाया मैंने आज के लिए बे? चलो अच्छा 10-15 हो गए, सो विद दिस we'll stop here till then, and bye bye. बहुत स्लो पढ़ रहे हो तुम लोग आजकल, चलो बाय, हाँ आ जाओ।